वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। ये बायोकेमिस्ट्री यानी यूनिट नंबर 1 का एक टॉपिक है और ये मेटाबॉलिज्म पर सेकंड वीडियो है, यानी फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने मेटाबॉलिज्म के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है कि मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और किस किस का मेटाबॉलिज्म हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, और ये इसका सेकंड वीडियो है। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी कि यदि आप इन पीडीएफ को एक्सेस करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है अपना सपना जेआरएफ। जो भी हम यहाँ पढ़ते हैं या फिर लाइव क्लास में पढ़ते हैं या फिर एप्लीकेशन पर पढ़ते हैं, वो सारी पीडीएफ आपको यहाँ इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो मेक श्योर आप इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लें और यहाँ से पीडीएफ को एक्सेस कर लें। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये फाइंड आउट किया था कि जो मेटाबॉलिज्म है वो हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का, अमीनो एसिड्स का, लिपिड्स का एंड न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, आज स्टार्ट कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए तो देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। सो मेटाबॉलिज्म में दो रिएक्शन होती है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। सो अगर मैं कह रही हूं कि हम कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि हम कैटाबॉलिज्म भी पढ़ेंगे कि कैसे कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होते हैं और क्यों होते हैं, और एनाबॉलिज्म पढ़ेंगे कि कैसे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं और क्यों बनाना है और कैसे बनता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में मैंने पहले ही पढ़ा रखा है इसी प्लेलिस्ट के अंदर, जो कि है बायोकेमिस्ट्री के नाम से। यहाँ पर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पढ़ सकते हैं अबाउट द कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मेटाबॉलिज्म पढ़ना है तो आपको उनकी स्ट्रक्चर भी अच्छे से आनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट को अगर हम पढ़ रहे हैं कि कैसे सिंथेसाइज होंगे, कैसे ब्रेक डाउन होंगे, तो उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उनके बारे में जो बेसिक सी बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी बात मैं बता देती हूँ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो ये एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं और उनके पास बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा मिलने वाला कंपाउंड है हमारी बॉडी के अंदर और कई सारे रोल्स को प्ले करता है। कार्बोहाइड्रेट का मेन रोल होता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करना, साथ साथ हमारे सेल की जो स्ट्रक्चर होती है उसको बनाने में भी कार्बोहाइड्रेट्स का रोल होता है। और बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स की जो यूनिट है उसको मोनोसेक्राइड्स बोलते हैं, और बहुत सारी मोनोसेक्राइड्स मिल करके बॉन्ड की फॉर्मेशन करके पॉलीसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और वहीं पर हम देखेंगे इनका मेटाबॉलिज्म। सो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में कई सारे प्रोसेस को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि ग्लाइकोजेनेसिस, जैसे कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, एंटर-डुड्रॉफ पाथवे, ग्लाइकोलिसिस एंड फोटोसिंथेसिस। यहाँ हम कौन कौन से डील करेंगे, स्टार्टिंग वाली जो सारे प्रोसेस हैं उनको हम बिल्कुल ध्यान से डिटेल में पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस को मैं पहले ही डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ रेस्पिरेशन वाले पार्ट में, और फोटोसिंथेसिस को हम प्लांट फिजियो के अंदर डील करेंगे, तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे। बाकी फोटोसिंथेसिस को हमने यहाँ पर क्यों रखा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में भी कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, वो प्लांट्स के अंदर बनते हैं, या फिर जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होकर के कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन होती है। और ग्लाइकोलिसिस क्या है कि जो ग्लूकोज हमारे पास है उसका ब्रेक डाउन होना, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। तो ये दोनों प्रोसेस भी मेटाबॉलिज्म में आती है, लेकिन हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। हम आज पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, चलिए तो देखते हैं कि ये दो टर्म जो है बार बार हमारे सिलेबस के अंदर आएंगी। इसमें एक है जेनेसिस, एक है लाइसिस। जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसाइज करना, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। जहां पर भी तुम्हें वर्ड दिखाई दे जेनेसिस, जैसे कि ग्लाइकोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, और अगर लाइसिस वर्ड आता है जैसे कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, इस तरीके से जैसे ग्लाइकोलिसिस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो जहां पर लाइसिस वर्ड आ रहा है लास्ट में यानी कि ब्रेक डाउन हुआ है, और जहां पर जेनेसिस वर्ड आ रहा है यानी कि सिंथेसिस हुई है। तो ये टर्म तुम्हें याद रखनी है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। सो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में अगेन दो प्रोसेस आएंगी,
फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन एंड ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन के लिए एक टर्म यूज की जाती है ग्लाइकोजेनेसिस, और ब्रेकडाउन के लिए इस्तेमाल की जाती है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, तो यहां हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द फॉर्मेशन। सो इट इज अ होमोपॉलीसेक्राइड विच फॉर्म ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस। तो ग्लाइकोजन होता क्या है? ग्लाइकोजन एक होमोपॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड यानी कि बहुत सारे मोनोसेक्राइड, और सारे मोनोसेक्राइड एक ही है, मतलब एक जैसे ही हैं, तो उसको बोलेंगे होमोपॉलीसेक्राइड, जिसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, यानी वो किससे बना है? ग्लूकोज से बना है। ग्लाइकोजन इज अ मल्टी ब्रांच पॉलीसेक्राइड्स ऑफ ग्लूकोज दैट सर्व एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन द एनिमल, फंगाई एंड बैक्टीरिया। यानी कि ग्लाइकोजन एक मल्टी ब्रांच पॉलीसेक्राइड है जो कि बैक्टीरिया, फंगाई और एनिमल के अंदर फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। सो इट इज द मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द ह्यूमन बॉडी व्हेन ग्लूकोज लेवल हाई। हमने अगर अभी खाना खाया है और हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया है, तो हमारी बॉडी उसको कैसे मेंटेन करेगी? जितना भी ग्लूकोज हाई हुआ है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके सेल के अंदर रख लेगी, ताकि वो ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा ना हो जाए और खतरा ज़्यादा बढ़ ना जाए। इस वजह से सारे ग्लूकोज को ब्लड से निकाल के सेल के अंदर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसको स्टोर कर दिया जाता है। Glycogen is composed of two major bonds which are alpha 1,4 and alpha 1,6 glycosidic bond। स्ट्रक्चर अगर तुम देखोगे ग्लाइकोजन का तो उसमें दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। अगर एक खाली लीनियर लाइन बनानी है तो अल्फा 1,4 लिंकेज होगी, और अभी हमने पढ़ा है कि ये हाईली ब्रांच्ड होती है। जब ब्रांचिंग करनी होती है तो वहां पर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये एक ग्लूकोज है, और अगर हमें लीनियर चेन बनानी है तो वहां पर जो बॉन्ड होगा वो अल्फा 1,4 होगा, लेकिन अगर ब्रांचिंग क्रिएट करनी है तो ये वाला जो बॉन्ड होगा ये अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का रहेगा। ठीक है, दीज बॉन्ड्स गिव राइज टू द लीनियर चेन एंड द ब्रांच चेन रिस्पेक्टिवली। परफेक्ट। सो ग्लाइकोजन क्या होता है? एनिमल के अंदर एक फूड का स्टोरेज फॉर्म होता है, और ह्यूमन के अंदर तो मोस्टली ग्लाइकोजन की फॉर्म में ही हमारा फूड स्टोर होता है जो एक्स्ट्रा चला जाता है। और इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक होमोपॉलीसेक्राइड है जो कि ग्लूकोज से बना हुआ है। उसमें दो टाइप के बॉन्ड देखने को मिलते हैं, अल्फा 1,4, अल्फा 1,6। अल्फा 1,4 लीनियर चेन के लिए होता है, अल्फा 1,6 ब्रांचिंग के लिए होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस आएंगी, इसका सिंथेसिस और इसका ब्रेकडाउन। सिंथेसिस के लिए वर्ड यूज करते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, और ब्रेकडाउन के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये एक एनाबोलिज्म पाथवे है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जहाँ सिंथेसाइज होते हैं उसको एनाबोलिक पाथवे बोलते हैं, और जहाँ ब्रेकडाउन होता है उसको कैटाबोलिक पाथवे बोलते हैं। सो ग्लाइकोजेनेसिस को हम आज पढ़ने वाले हैं। सो ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजन सिंथेसिस ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है दैट बिगिन विद द कन्वर्टिंग अल्फा डी ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट विया द हेक्साकाइनेज और द लीवर आइसोफॉर्म ऑफ हेक्साकाइनेज नोन एज ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, यानी कि ग्लाइकोजन का सिंथेसिस अगर हमें करना है तो ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि ग्लूकोज आया उसको ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, बहुत सारे स्टेप करने पड़ते हैं, उसके बाद जाकर के ग्लाइकोजन बनता है। और एक इंपॉर्टेंट बात तुम्हें यहाँ याद रखनी है, अल्फा डी ग्लूकोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द ग्लाइकोजन सिंथेसिस। यानी कि ग्लाइकोजन किससे बना है? ग्लूकोज से तो बना है फॉर श्योर, लेकिन ग्लूकोज की भी कौन सी फॉर्म? अल्फा डी ग्लूकोज मिलके बनाता है ग्लाइकोजन। This process is an essential steps as addition of a phosphate group trap glucose within the cell. लोकेशन यानी कि कहाँ होता है ग्लाइकोजन का सिंथेसिस, कहाँ होता है? सो ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन अकर इन द साइटोसोल। ये कोई भी सेल का जो साइटोसोल वाला पार्ट होता है वहीं पर ग्लाइकोजन बनता भी है और वहीं पर ब्रेकडाउन भी होता है। एंड ग्लाइकोजन प्रेजेंट इन साइटोसोल एज ग्रेन्यूल। और जैसे ही मानो यहाँ ग्लाइकोजन बन गया है, अब एक ग्रेन्यूल बनेगा और उसके अंदर यहाँ ग्लाइकोजन प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है,
बॉडी ऑर्गन कौन से हैं, हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन में खासकर ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाता है या फिर बनाया जाता है? सो ये है मसल और लीवर, ये दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हालांकि कुछ और सेल टिश्यूज जो हैं वो भी स्टोर कर सकते हैं, बट अगर मेन रिसोर्स देखा जाए तो लीवर और मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होती है। तो जैसे कोई लीवर का सेल है, उस लीवर के सेल के साइटोसोल में ग्लाइकोजन बनेगा और वहीं पर ग्लाइकोजन का ग्रेन्यूल बन जाएगा जिसके अंदर ग्लाइकोजन प्रेजेंट होगा। और अगर ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करना है तो साइटोसोल में प्रेजेंट है, वहीं पर उसका ब्रेक डाउन भी हो जाएगा। ऐसे मसल सेल के अंदर भी होगा और जहां पर ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाता है बना करके। ओके, तो ये बातें कुछ इंपॉर्टेंट सी थी अबाउट दिस, वो हमने कर ली है। सो अभी हमने पढ़ा है कि ग्लूकोज स्टोर एज ग्लाइकोजन प्राइमरली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ लीवर एंड मसल सेल टिश्यूज एंड इन स्मॉल अमाउंट इन द ब्रेन टिश्यूज। मेनली तो कहाँ होता है, लीवर में और मसल्स में, लेकिन कुछ अमाउंट हमारे जो ब्रेन टिश्यूज होते हैं वहां पर भी हो सकता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, जो ग्लाइकोजन लीवर में है और जो ग्लाइकोजन मसल्स में है उन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है तो अब हमारे पास जो ग्लाइकोजन है उसको फिर से ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ था लीवर के अंदर, और अगर फिर से बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई है तो लीवर से वो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होगा, हमारे ब्लड में आएगा और सेल के पास चला जाएगा। लेकिन जो ग्लाइकोजन मसल सेल में होता है, मसल सेल्स उनको किसी को देती नहीं है। जब भी मसल्स को रिक्वायरमेंट होगी वो अपने ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगी और अपने ही काम के लिए इस्तेमाल कर लेगी। लेकिन लीवर में ऐसा नहीं होता है। लीवर में जो ग्लाइकोजन बना है वो ब्रेक डाउन होकर के बॉडी के बाकी पार्ट्स के लिए भी अवेलेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऐसे लिखा है, while glycogen in the liver act as the main depot source that maintain the blood glucose homeostasis, glycogen in the skeletal muscles provide energy to muscles during the high intensity exercise। मतलब कि अगर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं तो हमारी मसल्स में जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होगा और मसल्स को ही केवल एनर्जी देगा। लेकिन अगर लीवर में है तो लीवर से वो ब्लड के अंदर जा करके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करेगा। जैसे देखो ये लीवर का पार्ट दिया गया है, यहाँ पर ग्लाइकोजन बना है, ये ब्रेक डाउन हो गया है ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज कहाँ जाएगी, ब्लड में आकर के सारे लेवल को मेंटेन करेगी। लेकिन अगर मसल में ग्लाइकोजन है तो ग्लूकोज में डिवाइड होगा और ग्लूकोज से फिर वो एनर्जी मसल्स को ही देगा, किसी बाकी सेल में नहीं गया है, बाकी ऑर्गन में नहीं गया है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। आगे देखिए स्टेप्स क्या हैं। ग्लाइकोजन का अगर सिंथेसिस करना है तो अभी हमने पढ़ा है कि एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है, कई सारे स्टेप होते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी जिस ग्लूकोज को हमें ऐड करना है ग्लाइकोजन की सिंथेसिस के लिए, उस ग्लूकोज को पहले एक्टिव करना पड़ेगा। इसके बाद फिर ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इनिशिएट करना पड़ेगा। इनिशिएट होने के बाद फिर उसका एलोंगेशन करना पड़ेगा और आफ्टर दैट उसकी ब्रांचिंग करनी पड़ेगी। हर एक स्टेप के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, अलग अलग प्रोसेस होती हैं, तो इन्हीं को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्टिवेशन करना पड़ेगा ग्लूकोज का, सेकेंडली हमें इनिशिएशन करना पड़ेगा ग्लाइकोजन के सिंथेसिस का, आफ्टर दैट इलोंगेशन करना पड़ेगा ग्लाइकोजन की चेन का, और लास्ट में हमें ब्रांचिंग करनी होगी। तब जाकर हम कह पाएंगे कि हाँ अब ठीक है ग्लाइकोजन हमारा बन गया है। परफेक्ट। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं अबाउट द एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज। जिस ग्लूकोज को हम ऐड करने वाले हैं उसका एक्टिवेशन करना पड़ेगा, पहले उसको एक्टिव करना पड़ेगा कि तुम्हें जाकर के अब ग्लाइकोजन बनाना है। सो देखिएगा, यूडीपी ग्लूकोज इज द एक्टिव फॉर्म दैट कैन इनिशिएट ग्लाइकोजन फॉर्मेशन। ये तो हमें पता है कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज से बना है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, इस तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ग्लूकोज यहाँ से आई, एक यहाँ से आई, दोनों आपस में आकर के कंबाइन होकर के ग्लाइकोजन बना देंगी, ऐसा नहीं है। हमें इस ग्लूकोज को पहले एक्टिव करना पड़ेगा और ग्लूकोज का एक्टिव फॉर्म है यूडीपी ग्लूकोज। तो इसमें कई सारे स्टेप होते हैं। सबसे पहले जो ग्लूकोज हमारे पास है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, जो कि ग्लाइकोलिसिस का भी फर्स्ट स्टेप है। और यहाँ पर जो एंजाइम आता है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज। लेकिन अगर ये प्रोसेस चल रही है लीवर में तो वहां आता है ग्लूकोकाइनेज। फिर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को फर्दर कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में,
और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ऐड किया जाता है यूडीपी के साथ में, फिर ये बन जाता है यूडीपी ग्लूकोज। अब ये पार्ट एक्टिव फॉर्म है, ये ग्लूकोज जाकर के ग्लाइकोजन बनवा सकता है। तो एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज में हमें ये 4 स्टेप पढ़ने हैं। सबसे पहले ग्लूकोज आया है, फिर ग्लूकोज को हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया है, फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया है, और फिर हमने यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट किया है। ठीक है, पहले देखते हैं अबाउट द फर्स्ट स्टेप। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है। बिल्कुल आसान है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज का 6th कार्बन ये वाला होता है यहाँ पर, तो यहाँ हम फॉस्फेट को ऐड कर देंगे। 1st कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन और 5th कार्बन पर लगा होता है 6th कार्बन, और यहाँ हमने लगा दिया है फॉस्फेट। तो ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और इसके लिए एटीपी को यूज करना पड़ता है। यानी यहाँ पर जो एंजाइम है ग्लूकोकाइनेज, ये ग्लूकोकाइनेज एटीपी को इस्तेमाल करेगा और ग्लूकोज के 6th कार्बन पर फॉस्फेट लगा करके उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आया है उसको हमें कन्वर्ट करना है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। इसके लिए आता है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें इसको याद रखना है कि जब हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करते हैं 1 फॉस्फेट में, तो वहां एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज आता है। सो देखिएगा, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज इज एन एंजाइम दैट ट्रांसफर अ फॉस्फेट ग्रुप ऑन द अल्फा डी ग्लूकोज मोनोमर फ्रॉम द फर्स्ट टू द 6th पोजिशन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और 6 to the 1 पोजिशन इन द रिवर्स डायरेक्शन। यानी कि ये ऐसा एंजाइम है जो इस रिएक्शन को रिवर्सिबल बनाता है, यानी कि ये 1 से 6 पर भी कर सकता है और 6 से 1 पर भी कर सकता है। यहाँ हमें 6 से 1 पर करवाना है, तो ये काम भी ये करेगा। More precisely, it facilitate the interconversion of glucose 1 phosphate and glucose 6 phosphate। तो यहाँ तक कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है कि फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। करता कैसे, एक बार उसको फिर देख लेते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 3 एक बार तुम्हें मैं इसके बारे में बता देती हूँ, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज कैसे काम करता है। सो ये फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज है, इसके पास खुद का भी फॉस्फेट लगा होता है। तो ये क्या करता है कि ये यहाँ पर आया है ग्लूकोज 6th फॉस्फेट आया है यहाँ, ये क्या करता है, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज अपने इस फॉस्फेट को ऐड कर देता है इसकी 1st पोजीशन पर। तो कुछ समय के लिए ये बन जाता है ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन जाता है, कुछ समय के लिए बस। इसके बाद ये फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज उसके 6th पर जो फॉस्फेट लगा है उसको फिर से अपने ऊपर लगा लेता है, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसको कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अब हमारे पास आ गया है अल्फा डी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आ गया है। अब उसको कन्वर्ट करना है यूडीपी ग्लूकोज में। कैसे कन्वर्ट होगा, देखिए, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट यानी कुछ ऐसी कंडीशन है, ग्लूकोज है उसके पास 1 पोजीशन पर फॉस्फेट लगा हुआ है। यूडीपी क्या होता है, यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोटाइड में एक शुगर होती है, ये शुगर है, यहाँ पर ये यूरेसिल है और यहाँ 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं क्योंकि ये यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट है। यहाँ होता क्या है कि ये अपने इस बॉन्ड को ब्रेक करता है, यहाँ पर जो फॉस्फो एनहाइड्रस बॉन्ड है इसको ब्रेक करेगा और ये दोनों फॉस्फेट यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। अब ये क्या बन गया है, ये बन गया है UMP यानी यूरेडिन मोनोफॉस्फेट बन गया है, और यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है। अब ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट यहाँ आकर के अटैक करता है और अपना एक बॉन्ड बना लेता है। जैसे देखो, ये तो है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट यहाँ तक और ये है यूरेडिन मोनोफॉस्फेट, इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड बना तो इट विल बी यूरेडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज। हालांकि हमें UMP मिला है, लेकिन यहाँ पर जो कंप्लीट हम बोल रहे हैं वो UDP बोल रहे हैं। ऐसे कैसे, क्योंकि यहाँ पर एक फॉस्फेट तो ये है और एक फॉस्फेट ये ग्लूकोज वाला भी हमने यहीं पर ऐड कर दिया है, तो ये हो गया है यूरेडिन डाइफॉस्फेट और इसके साथ में लग गई है ग्लूकोज। ठीक है,
सो आई होप यहाँ तक बातें समझ आ गई हैं। और यहाँ पर ये जो PPI निकला है, यानी कि ये कंपाउंड जो निकला है उसको फिर एक पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम आकर के उसको 2PI में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, यहाँ पर है यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट, ये अपने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों फॉस्फेट को अलग निकाल देता है। ठीक है, जिसको हम PPI बोल रहे हैं। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है कि फॉस्फेट है और फॉस्फेट है ऐसे। फिर यहाँ पर UDP ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज आता है और आकर के इस ग्लूकोज को, जो कि ग्लूकोज 1-फॉस्फेट है और ये जो UMP है, उन दोनों को ऐड कर देता है। फिर उसको हम बोलते हैं यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज यानी UDP ग्लूकोज। सो UDP ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ all the glycosyl residue that are added to growing the glycogen molecules। यानी कि जब हम ग्लाइकोजन बना रहे हैं तो उसमें जो ग्लूकोज आकर के लग रही हैं वो कहाँ से आती हैं, वो सारी UDP ग्लूकोज यानी इस कंपाउंड से आती हैं। ठीक है, और यहाँ पर एंजाइम कौन काम करेगा, UDP ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। UDP ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज आकर के इस UMP को और ग्लूकोज 1-फॉस्फेट को ऐड करके UDP ग्लूकोज बना देता है। और यहाँ पर जो PPI है वो उनको पायरोफॉस्फेटेज आकर के 2PI में कन्वर्ट कर देता है। सो कन्वर्जन ऑफ ईच ग्लूकोज 1-फॉस्फेट टू UDP ग्लूकोज कंज्यूम 2 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, एक तो बॉन्ड ये ब्रेक हो गया है, तो यहाँ एक ATP खर्च हो गई है, क्योंकि अब हम ऐसा बोलते हैं ना कि ADP है हमारे पास, सॉरी जब हम ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास ATP है, जब इसका एक फॉस्फेट हटता है तो हम क्या बोलते हैं कि ADP में कन्वर्ट हो गया है, यानी यहाँ 1 ATP लगी है, इसको हम ऐसा बोलते हैं। अगर यहाँ पर मैं इस फॉस्फेट को भी खत्म करूंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर हुआ है, ये इस तरीके से था, ये बॉन्ड जो है यहाँ आकर के ब्रेक हुआ है, तब जाकर के 2PI बने हैं। सो ये भी 1 ATP के बराबर होगा, यानी कि ग्लूकोज 1-फॉस्फेट और UTP से अगर मैं UDP ग्लूकोज बना रही हूँ तो वहाँ पर 2 ATP खर्च होती हैं। ठीक है, ये बात भी तुम्हें याद रखनी है। सो ये स्टेप्स हमने क्लियर कर लिए हैं कि एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज में हमें क्या क्या करना होता है। एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज, सबसे पहले ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट किया ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोकाइनेज। आफ्टर दैट ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। इसके बाद ग्लूकोज 1-फॉस्फेट और यहाँ आता है UTP, इससे बनता है UDP ग्लूकोज। UDP ग्लूकोज बना है और यहाँ पर जो एंजाइम हम यूज करेंगे वो होगा UDP ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। UDP ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। ठीक है, अब हमारा जो ग्लूकोज है ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब बारी है इनिशिएट करने की। ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को इनिशिएट करेंगे। आपने DNA पॉलीमरेज के बारे में पढ़ा होगा। DNA पॉलीमरेज क्या करता है, उसकी कुछ कंडीशन होती हैं। सबसे पहले तो मैं हमेशा जो स्टार्ट करूंगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम करूंगा और मैं खुद से इनिशिएट नहीं करूंगा चीज़ों को। इनिशिएट करने के लिए मुझे एक प्राइमर चाहिएगा, उस प्राइमर पर मैं चीज़ें ऐड करता हुआ चला जाऊंगा, कितना भी तुम चाहे ऐड करवाओ, लेकिन स्टार्टिंग में खुद से नहीं करूंगा। ऐसे ही यहाँ पर होता है कि एक एंजाइम जिसका नाम ग्लाइकोजन सिंथेज है, जो ग्लाइकोजन को बनाता है ग्लूकोज को ऐड कर करके, वो ये कहता है कि मैं चीज़ें इनिशिएट नहीं कर सकता। हाँ, आगे मैं ऐड करता रहूंगा फॉर श्योर, बट इनिशिएट मैं खुद नहीं करूंगा। तो वहां पर हमें फिर कुछ और अलग चीजें करनी पड़ती हैं। ऐसा हो सकता है कि यदि आपकी बॉडी में पहले से ही थोड़ा सा ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, थोड़ा सा भी अगर है,
तो भी ये काम कर जाएगा और इसी पर ऐड करना स्टार्ट कर देगा। जो ग्लाइकोजन थोड़ा सा बचा है उसी को प्राइमर मान के वो आगे ऐड करता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि फर्स्ट टाइम ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन हो रही है, बॉडी में थोड़ा भी ग्लाइकोजन नहीं है, तो फिर हमें वहां पर छोटा सा प्राइमर बनाना पड़ेगा, तब जा करके ये जो एंजाइम है ये ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को आगे चालू करेगा। ठीक है, so glycogen synthase catalyze the conversion of glycosyl moiety of uridine diphosphate glucose into the glucose to be incorporated into the glycogen via a 1,4 alpha glycosidic bond। यानी कि हमारे पास यूडीपी में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, सो ये जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस है ये इस ग्लूकोज को इस्तेमाल करके यहाँ से ग्लाइकोजन की चेन बनाएगा इस तरीके से। In animal cells, glycogen synthesis require a primer molecules, usually an alpha 1,4 linear glucose chain of 6 to 8 hydrogen and hydrogluco residue। ये कह रहा है कि इनिशिएट करने के लिए हमारे पास लगभग ऐसे 4 या 5 या 6 या 8 ऐसे मॉलिक्यूल पहले होने चाहिए, इसके बाद जा करके ये एंजाइम यहाँ आगे ऐड कर देगा। लेकिन ये जो बना है इसको ये खुद नहीं बना पाएगा। So glycogen synthase can add glycosyl residue only if the polysaccharide chain already have more than 6 to 8 residue। ग्लाइकोजन सिंथेज ऐड कर देगा अगर उसके पास पहले से ही 6 और या फिर 6 से लेकर के 8 रेजिड्यू पहले से ही प्रेजेंट हैं तो। ठीक है, सो एक तो कंडीशन हमने देख ली है कि हमारे पास छोटा सा ग्लाइकोजन पहले ही प्रेजेंट है हमारे सेल में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास अब फ्रेगमेंट ऑफ ग्लाइकोजन प्रेजेंट है पहले से ही, सो यहाँ पर फ्रेगमेंट ऑफ ग्लाइकोजन को ही एक्ट करवा लिया जाएगा एज अ प्राइमर और ग्लाइकोजन सिंथेज वहाँ ग्लाइकोजन को स्टार्ट कर देगा। लेकिन क्या हो कि बॉडी में अगर थोड़ा भी ग्लाइकोजन नहीं है तब क्या होगा, तब वहाँ पर हमें एक ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ये ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन आकर के प्राइमर बनाता है। जैसे अगेन डीएनए रेप्लिकेशन में जो आरएनए पॉलीमरेज आकर के छोटा सा प्राइमर बना देता है, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आकर के चीजों को ऐड कर देता है। तो यहाँ पर ग्लाइकोजेनिन कुछ ऐसा ही प्रोटीन है जो कि एंजाइम की तरह भी एक्ट करता है और छोटा सा प्राइमर बना देगा। उसके बाद उस काम को आके टेक ओवर कर लेता है ग्लाइकोजन सिंथेज। तो यहाँ पर ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन फॉर्म करता है प्राइमर को एंड देन ग्लाइकोजन सिंथेज स्टार्ट करता है ग्लाइकोजन की सिंथेसिस। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन क्या करता है। ये बात तो बिल्कुल आसान है, इसमें तो कुछ समझने का नहीं है। पहले से ग्लाइकोजन थोड़ा सा प्रेजेंट है, वहां पर ये ऐड करता हुआ चला जाएगा। लेकिन ग्लाइकोजेनिन कैसे प्राइमर बनाता है वो बात हमें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, सो देखिए ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सो ग्लाइकोजेनिन इज एन एंजाइम involved in converting glucose to glycogen. It helps by polymerizing the first few glucose molecules after which other enzyme take over. इसका काम बस इतना है कि कुछ स्टार्टिंग के जो ग्लूकोज है उनको वो ऐड कर देगा। अगेन जो ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन है ये भी यूडीपी ही ग्लूकोज को ही इस्तेमाल करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सीधा ग्लूकोज को पकड़ेगा और जोड़ देगा, इसको भी पहले ग्लूकोज का एक्टिवेशन चाहिएगा। यानी कि पहले ग्लूकोज को यूडीपी के साथ एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब ये यहाँ पर आएंगे और ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन उस ग्लूकोज को निकाल के वहाँ से फिर ऐड करता हुआ चला जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा सेगमेंट बन जाएगा उसके बाद ग्लाइकोजन सिंथेज आकर के कंटिन्यू करेगा प्रोसेस को। ठीक है, इट इज अ होमोडाइमर। अगेन इसके बारे में बात हो रही है, ये एक होमोडाइमर है और 37 किलो डाल्टन की सब यूनिट इसके पास होती हैं और उसको रखा गया है ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज। मतलब इस एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज के नाम से है। ग्लाइकोसाइल यानी कि ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है ग्लाइकोजन में। सो ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज इसकी एक नेचर के बिहाफ पर इसका नाम रख दिया गया है। सो ग्लाइकोजेनिन जनरेट प्राइमर to which further glucose monomers may be added। तो ये काम करता कैसे है? It achieve this by catalyzing the addition of glucose to itself by first binding glucose from UDP glucose to the hydroxyl group of tyrosine 194। मानो हमारे पास ये ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन है, ये हमने ले लिया है कि ये ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन है। ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन के पास एक रेजिड्यू होता है जिसको बोलते हैं टायरोसिन, और कौन सी पोजीशन पर है? ये है 194।
तो यहाँ पर ये जो टायरोसिन लगा है ये 194 पोजीशन पर है। इस टायरोसिन पर यहाँ OH लगा हुआ है और ये है UDP ग्लूकोज। सो ये क्या करता है, ग्लूकोज के पास जो फर्स्ट कार्बन है, इस ग्लूकोज के पास जो फर्स्ट कार्बन है उसको यहाँ वो ऐड कर लेता है। यहाँ से इसका H रिमूव होगा और इस ग्लूकोज का जो यहाँ पर था, इस ग्लूकोज को निकाल के इसके जो C1 है, फर्स्ट कार्बन है, उससे ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है ग्लाइकोजेनिन। इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। किस किस के बीच में है, टायरोसिन एंड फर्स्ट रिड्यूसिंग कार्बन जो होता है ऑफ ग्लूकोज। ये बात बिल्कुल याद रखनी है ध्यान से कि ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन है, जिसको रिड्यूसिंग कार्बन बोलते हैं, वो बॉन्ड बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। किसके साथ में, ग्लाइकोजेनिन के टायरोसिन के साथ में। ये कंपाउंड बन गया है। उसके बाद फिर दूसरा मोनोमर आएगा UDP ग्लूकोज को लेकर के। फिर यहाँ से जो ग्लूकोज है इसके पास भी, जैसे अगर मैं स्ट्रक्चर को फॉर्म करूँ इस तरीके से, तो ये इसका जो फर्स्ट कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन है। तो ये क्या करता है कि यहाँ पर इसका जो फर्स्ट कार्बन है जो नया आया है उसका फर्स्ट कार्बन, और जो पहले से प्रेजेंट है उसका केवल C4 कार्बन ही फ्री है, क्योंकि इसका C1 जो कार्बन था वो टायरोसिन के साथ में बॉन्ड बना चुका है। इसका C4 यानी कि नॉन रिड्यूसिंग वाला जो कार्बन है वो फ्री है। फिर यहाँ पर दूसरा ग्लूकोज आएगा, उसका जो C1 है, जो रिड्यूसिंग वाला पार्ट है, वो यहाँ बॉन्ड बना लेता है C4 के साथ में। इसको हम बोलते हैं α1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फिर दूसरा ग्लूकोज आएगा, उसका C1 और जो पहले से ही ग्लूकोज प्रेजेंट है उसका C4, ये दोनों फिर से बॉन्ड बनाएंगे और ऐसे करते करते ये पूरा प्राइमर फॉर्म कर देता है। लास्ट में अगर तुम देखोगे तो वहाँ नॉन रिड्यूसिंग एंड फ्री होता है। ग्लाइकोजन का अगर तुम फ्री एंड देखोगे तो वो कौन सा होता है, नॉन रिड्यूसिंग। इस तरीके से चीज़ें फॉर्म होती हैं। तो ये इसने एक प्राइमर बना दिया है और यहाँ पर ये ऐसे ही बाइंड रहता है। पूरा प्राइमर बना दिया है, आगे ग्लाइकोजन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, ये यहीं पर ऐसे ही रहेगा। ठीक है। सो ये काम कैसे करेगा, देखो, कैटेलाइजिंग द एडिशन ऑफ ग्लूकोज टू इटसेल्फ। सबसे पहले ग्लूकोज को अपने आप से ऐड करता है। और कहाँ पर ऐड करेगा, उसके पास जो टायरोसिन है उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उससे वो ऐड कर लेता है UDP में जो ग्लूकोज है उसको अपने आप से। 7 more glucose can be added, each derived from the UDP glucose by the glycotransferase activity. Once sufficient residue have been added, glycogen synthase takes over the extending the chain. Glycogen remains covalently attached to the reducing end of the glycogen molecule. ठीक है, यानी ग्लाइकोजन जो बन रहा है इसका जो रिड्यूसिंग वाला पार्ट है उससे ग्लाइकोजेनिन अटैच रहेगा और नॉन रिड्यूसिंग पार्ट पर आकर के ग्लाइकोजन सिंथेज ऐड करता रहेगा। ये बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ग्लाइकोजन सिंथेज है वो ग्लाइकोजन के किस एंड पर नया ग्लूकोज ऐड करता है। सो ग्लाइकोजन सिंथेज ग्लाइकोजन का जो नॉन रिड्यूसिंग वाला पार्ट है यानी कि C4 जो कार्बन है उस पर आकर के नया नया ग्लूकोज ऐड करता हुआ चला जाता है। और उस ग्लाइकोजन का जो रिड्यूसिंग वाला पार्ट है वो किससे कनेक्ट है, वो ग्लाइकोजेनिन से कनेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें अभी तक केवल इनिशिएट हुई हैं। सो इनिशिएट में देखो यहाँ सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उससे आ गया है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में UTP मिक्स होता है तो यहाँ बनता है UDP ग्लूको फोस्फोराइलेज आता है और आकर के यहाँ UDP ग्लूकोज बना देता है। ठीक है, ये UDP ग्लूकोज बाइंड करता है फिर ग्लाइकोजेनिन से। ग्लाइकोजेनिन का जो टायरोसिन है उस पर जो OH लगा है वहां पर आकर के ये UDP ग्लूकोज बाइंड हो जाता है और ऐसे ही फिर यहाँ पर लगातार कई सारे बाइंड होंगे। ऐसे बॉन्ड कौन सा बनेगा, अगेन α1,4 लिंकेज वाला बॉन्ड बनेगा। इतना होने के बाद फिर यहाँ ग्लाइकोजन सिंथेज आता है और आगे इस चेन को इनिशिएशन तो हो गया है, आगे इलोंगेट करता है। और जो भी ग्लाइकोजन तुम देखोगे इसका जो एंड वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग एंड होगा। और रिड्यूसिंग एंड कहाँ है, रिड्यूसिंग एंड यहाँ पर है जो ग्लाइकोजेनिन से बाइंड है। इसी तरीके से तुम अगर ब्रांचिंग भी देखोगे तो वहाँ पर भी जो एंड वाला पार्ट है वो सब नॉन रिड्यूसिंग होता है। ठीक है, ओके। सो अब है इलोंगेशन ऑफ ग्लाइकोजन चेन। अभी तक इनिशिएशन हुआ है, अब बारी है इलोंगेशन की। तो फिर तो ये तो आसान है, यहाँ कौन आएगा, ग्लाइकोजन सिंथेज आएगा। सो इलोंगेशन ऑफ ग्लाइकोजन चेन इज अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन विच ग्लूकोज यूनिट्स आर एडिड
one at a time to growing a polysaccharide chain। और इस रिएक्शन को कौन करता है? ग्लाइकोजन सिंथेज करता है। तो यहां तक आई होप बातें समझ आ रही होंगी। सो इस काम को करता है ग्लाइकोजन सिंथेज। इन दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ अ ग्लाइकोसाइल यूनिट फ्रॉम द यूडीपी ग्लूकोज। यूडीपी ग्लूकोज में ये जो ग्लूकोज वाला पार्ट है ये बाइंड होता है C4 कार्बन ऑफ द नॉन रिड्यूसिंग एंड ऑफ अ ग्लाइकोजन स्ट्रैंड। ये कोई भी ग्लाइकोजन बना हुआ है, इसका जो नॉन रिड्यूसिंग पार्ट है उस पर आकर के ग्लूकोज नहीं बाइंड होती है। ग्लाइकोजन सिंथेज ओनली फॉर्म लीनियर पॉलीमर बाय अल्फा 1,4 लिंकेज। ये भी तुम्हें याद रखना है, ग्लाइकोजन सिंथेज केवल लीनियर पॉलीमर बना सकता है, लेकिन हमने पढ़ा है ग्लाइकोजन तो ब्रांच्ड होता है, तो ब्रांचिंग करने के लिए कोई दूसरा एंजाइम आएगा। अगर पूरा लीनियर बनाना है तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस काम करेगा, लेकिन अगर ब्रांचिंग करवानी है तो किसी दूसरे एंजाइम को लेके आना पड़ेगा, वो ब्रांचिंग करवाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे जैसे हम स्ट्रक्चर की बात करें, अभी फिलहाल इसको अगर तुम नेग्लेक्ट करोगे तो ये पूरी लीनियर चेन है। इस लीनियर चेन में यहाँ पर देखो इस तरीके से सब चीजें प्रेजेंट हैं। अगर लीनियर चेन का बॉन्ड देखा जाए तो ये कौन सा होता है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। ठीक है, यानी इस कार्बन का फोर्थ है, इसका फर्स्ट आएगा, फिर इसका फोर्थ, इसका फर्स्ट, इसका फोर्थ, इसका फर्स्ट, इसका फोर्थ, इस तरीके से ये पूरी लीनियर चेन ऐसे बन जाती है। और ये कौन ऐड कर रहा है? इसको ऐड कर रहा है ग्लाइकोजन सिंथेज। अब फोर्थ स्टेप जो कि लास्ट है, ब्रांचिंग इन ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में अब ब्रांचिंग कौन करवाएगा? क्योंकि ग्लाइकोजन सिंथेज तो केवल लीनियर बनाता है। तो देखो यहाँ ब्रांचिंग इन ग्लाइकोजन इज कैटेलाइज्ड बाय द एमाइलो 1,4 to 1,6 ट्रांसग्लाइकोसाइलेज ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइकोजन ब्रांचिंग चेन। ब्रांचिंग करवाने के लिए वहां आता है ग्लाइकोजन ब्रांचिंग एंजाइम, जिसका सेकेंड नेम है एमाइलो 1,4 to 1,6 ट्रांसग्लाइकोसाइलेज नाम का। ठीक है, दिस एंजाइम फर्स्ट कट एन ओलिगोसैकेराइड। देखो ये काम कैसे करता है। मानो मेरे पास ये एक ग्लाइकोजन की पूरी चेन है, किसने बनाई है? ग्लाइकोजन सिंथेज ने बना दी है। कौन सा बॉन्ड है सबके बीच में? अल्फा 1,4 लिंकेज है। अब हमें ब्रांचिंग करवानी है, तो यहां आता है ब्रांचिंग एंजाइम। बस ये केवल ब्रांचिंग करेगा, ये फॉर्म नहीं करेगा। ब्रांचिंग कैसे करेगा? देखो सबसे पहले यहां पर जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये ब्रांचिंग एंजाइम आकर के पहले इसको कट करता है। ठीक है, ये पार्ट कट हो गया है, ये पार्ट कट हो गया है। कट होने के बाद अगर मैं देखो इस ग्लूकोज की बात करती हूँ, इस ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन यहाँ है और फर्स्ट कार्बन यहाँ है, और यहाँ पर अगेन ये फर्स्ट कार्बन है, ये फोर्थ वाला कार्बन है। यानी इस ग्लूकोज की अगर मैं बात कर रही हूँ तो इसका फर्स्ट कार्बन भी और फोर्थ कार्बन भी दोनों व्यस्त हैं, अभी बॉन्ड बना रहे हैं, बन गया है। तो केवल इसका जो सिक्स्थ वाला कार्बन है वो फ्री होगा, केवल इसका सिक्स्थ वाला कार्बन फ्री होगा। और यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक होके आया है, इस ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन तो यहाँ है, ये फर्स्ट वाला था जहाँ से कट किया गया, तो इसका फर्स्ट कार्बन फ्री हो गया है। यानी ये जो पूरा सेगमेंट आया है, इस ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन फ्री है, और जहाँ इसको अटैच करना है उसका 6 कार्बन फ्री है। तो यहाँ पर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया है अल्फा 1,4। और यहाँ जब ब्रांचिंग करनी होगी तो ये ब्रांचिंग एंजाइम बनाता नहीं है, बस यहाँ से कट करके यहाँ जोड़ देगा। बना तो दिया है ग्लाइकोजन सिंथेज ने ही, बस इसने क्या किया, यहाँ से सेगमेंट कट किया और यहाँ पर आकर के अल्फा 1,6 लिंकेज करके ब्रांचिंग कर दी है। ठीक है, ऐसे काम करता है ये ब्रांचिंग एंजाइम। अगेन यहाँ पर देखिए ये जो चेन बनी है कंप्लीट, इसमें 1,4 का बॉन्ड है, इसको अगर देखोगे तो उसमें भी 1,4 का बॉन्ड है, लेकिन ये जो ब्रांचिंग यहाँ हुई है ये 1,6 बॉन्ड से होगी। अगेन यहाँ पर ये ब्रांचिंग हो गई है। अब इसमें फिर से अगर कोई ब्रांच लगानी है तो अगेन ये 1,6 की होगी, बाकी ये 1,4 1,4 1,4 सारा, ये भी 1,4 1,4। लेकिन ये जो ब्रांचिंग वाला पॉइंट है ये 1,4 नहीं, ये 1,6 रहेगा, जो कि ब्रांचिंग एंजाइम जिसको आकर के काम करता है। तो देखिएगा, दिस एंजाइम फर्स्ट कट एन ओलिगोसैकेराइड of at least 6 to 7 residue from the non-reducing end
of an elongated chain and attached it to the C6 hydroxyl group। ये क्या करता है, पहले एक नॉन रिड्यूसिंग एंड से 6 से 7 रेजिड्यू का एक ओलिगोसैकेराइड कट कर लेता है, आकर के इसको जो पहले से चेन प्रेजेंट है उसके जो 6th कार्बन है वहां पर आकर के ऐड कर देता है। ठीक है, एट अ मोर इंटीरियर पोजिशन ऑफ द सेम और अनदर चेन दस क्रिएटिंग अ न्यू ब्रांच, और फिर आकर के ये यहाँ पर ऐड कर देगा। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक बातें समझ आ गई हैं कि काम कैसे करता है। अब अगर बात करें रेगुलेशन की, तो एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हुआ है एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज, जिसमें क्या हुआ, हमने ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया यूडीपी ग्लूकोज में, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन। इसके बाद फिर हुआ इनिशिएशन। इनिशिएशन में हमारे पास दो केस होते हैं, पहले से अगर ग्लाइकोजन प्रेजेंट है तो उसी पर ऐड कर दिया जाएगा, अगर नहीं है तो वहां ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन की हमें मदद लेनी पड़ती है। ये करा देगा इनिशिएशन, यानी कि ये क्या करेगा, प्राइमर की फॉर्मेशन करवा देगा। इस प्राइमर पर फिर ऐड किए जाते हैं आगे ग्लाइकोजन विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजन सिंथेज आकर के ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करता है। फर्दर हमें करवानी है इसकी ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग करवाने के लिए आता है वहां ब्रांचिंग एंजाइम। ठीक है, सो ये बनाता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ब्रांचिंग एंजाइम कैसे करेगा, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, अगेन यहाँ आकर के अपना ग्लाइकोजन फॉर्म हो गया है। अब ये जो ग्लाइकोजन सिंथेज है, जो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो रही है, उसको अगर रेगुलेट करना है, कम या ज़्यादा करवाना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि सेल में चीज़ें हमेशा आइडियल ही रहेंगी, बस अगर स्टार्ट हो गया तो स्टार्ट हो जाएगा, सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसी बिहाफ पर फिर रेगुलेशन होता है। तो अगर हमें ग्लाइकोजन की सिंथेसिस का रेगुलेशन करवाना है तो हमें किसी एंजाइम को रेगुलेट करना पड़ता है, यहाँ पर आता है ग्लाइकोजन सिंथेज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसको रेगुलेट करके हम ग्लाइकोजन सिंथेसिस को भी रेगुलेट कर सकते हैं। और इसको हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, इसकी दो फॉर्म होती हैं, एक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म होती है डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म, और यदि मैं यहाँ पर फॉस्फेट ऐड कर दूंगी तो इट विल बिकम इनएक्टिव, ये इनएक्टिव हो जाएगा। सो ग्लाइकोजन सिंथेज की जो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है, जो इसकी डीफॉस्फोराइलेटेड है वो एक्टिव होती है। इसको हम ए से भी लिखते हैं, और जो इनएक्टिव फॉर्म है उसको बी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यहीं पर जो एक्टिवेट होती है बाय द प्रोटीन फॉस्फेटेज 1 एंजाइम, इसको कैसे एक्टिव किया जाता है, प्रोटीन फॉस्फेटेज 1 से। और उसको इनएक्टिव कैसे किया जाता है, एक एंजाइम जिसका नाम है GSK यानी ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3, ये आकर के इसको इनएक्टिव कर देता है। चलिए देखते हैं कैसे करेगा। सो देखो GSK अभी जिसके बारे में हमने पढ़ा, ये है ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3, जो कि एक सेरीन थ्रियोनिन काइनेज है, यानी ये एक काइनेज है जो कि किसी भी प्रोटीन के एंजाइम के सेरीन पर थ्रियोनिन पर काइनेज यानी फॉस्फेट ऐड कर देता है। सो दिस एंजाइम इज कॉन्स्टिट्यूएंटली एक्टिव एंड इज इनएक्टिव इन रिस्पॉन्स टू द सेलुलर सिग्नल। इसके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं कि जो GSK है ये हमेशा एक्टिव रहता है, इसको इनएक्टिव करना पड़ता है। और इनएक्टिव कौन करता है, सेल में कुछ सिग्नल चलते हैं, जैसे कि इंसुलिन का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर ग्लूकागन का हो रहा है, उसके बिहाफ पर GSK को एक्टिव या इनएक्टिव किया जाता है। फॉस्फोराइलेशन ऑफ इट्स सबस्ट्रेट जनरली लीड्स टू देयर इनएक्टिवेशन। ये जो GSK है ये अपने सबस्ट्रेट पर जब फॉस्फेट ऐड करता है तो मोस्टली देखा गया है कि उसका सबस्ट्रेट इनएक्टिव हो जाता है। और एक और बहुत यूनिक पॉइंट है GSK का, वो ये है कि ये फॉस्फेट तो ऐड करेगा क्योंकि ये काइनेज है, लेकिन उसको एक प्राइमिंग फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट है। यानी कि जैसे मानो ये कोई एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन पर GSK को यहाँ फॉस्फेट ऐड करना है, यहाँ फॉस्फेट ऐड करना है, करेगा ये बिल्कुल करेगा, लेकिन कहेगा कि पहले मुझे कोई चाहिए जो आकर के पहले यहाँ फॉस्फेट ऐड कर दे, फिर मैं आकर के यहाँ कर दूंगा और यहाँ कर दूंगा।
तो इसको बोलेंगे प्राइमिंग फॉस्फेट। तो जीएसके फॉस्फेट जब ऐड करता है जब वहां पहले से ही प्राइमिंग फॉस्फेट लगा होता है, तो ये इसका यूनिक फीचर है। इट हैज यूनिक सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी वेयर इन मैनी ऑफ इट्स सबस्ट्रेट नीड अ प्राइमिंग फॉस्फेट। मतलब कि इसका मानना ये है कि अगर पहले से वहां एक फॉस्फेट लगा है आसपास जहां मुझे करना है, तो मैं वहां फॉस्फेट लगा दूंगा, जिससे मुझे इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ मुझे यहीं पर फॉस्फेट ऐड करना है। सो इसका जो सबस्ट्रेट है वहां पर एक प्राइमिंग फॉस्फेट होना चाहिए, विच इज अ फॉस्फोराइलेटेड सेरिन रेजिड्यू लोकेटेड एट 4 अमाइनो एसिड सी टर्मिनल टू द साइट ऑफ फॉस्फोराइलेशन। जहां पर आकर के जीएसके ऐड करेगा उसके 4th पोजीशन पर पहले ही प्राइमिंग फॉस्फेट ऐड होना चाहिए। अगर ऐड है तो मैं ऐड कर दूंगा, ये इसकी कंडीशन है। सेवरल प्रोटीन काइनेज जैसे कि कैसीन काइनेज सेकंड है हैव बीन आइडेंटिफाइड विच कैन फॉस्फोराइलेट द प्राइमिंग साइट। ये कैसीन काइनेज सेकंड जो होता है ये आकर के प्राइमिंग फॉस्फेट को ऐड कर देता है, फिर जीएसके थर्ड आकर के वहां बाकी जो रेजिड्यू हैं उन पर फॉस्फेट ऐड करता है। द कॉन्सिस्टेंस रिकॉग्निशन सीक्वेंसेज इज सेरीन थ्रेओनिन XXX, जिसमें कि क्या होगा, सेरीन पर फॉस्फेट ऐड कर दिया जाएगा और जो थ्रेओनिन है उस पर फॉस्फेट ऐड कर दिया जाएगा, विद X बीइंग एनी अमाइनो एसिड एंड P सेरीन थ्रेओनिन बीइंग द फॉस्फोराइलेटेड सेरीन थ्रेओनिन विच सर्व एज अ प्राइमिंग फॉस्फेट। यानी कुछ ऐसा बोला है कि यहाँ सेरीन है, यहाँ थ्रेओनिन है, यहाँ कोई भी इस तरीके से अमाइनो एसिड हो सकता है। तो ये जो कैसीन काइनेज है ये आकर के यहाँ फॉस्फेट ऐड कर देता है यहाँ, और फिर आकर के जीएसके ऐड करता है। ठीक है, तो ये जीएसके के बारे में है। अब ये काम कैसे करेगा देखो, इंसुलिन का और ग्लूकागन और एपिनेफ्रिन का क्या काम होता है। जैसे ही हमारे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ती है, मानो हमने बहुत सारा खाना खाया है और ग्लूकोज हमारे ब्लड में बढ़ गई है, तो हमेशा क्या होता है ग्लूकोज में ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना पड़ता है। तो जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में इंसुलिन नाम का एक हार्मोन है, इंसुलिन, जो कि पैनक्रियाज के बीटा सेल्स रिलीज करते हैं, वहां से इंसुलिन बनता है और इंसुलिन आकर के इस ब्लड में से ग्लूकोज को सेल के अंदर डलवा देता है। जो ट्रांसपोर्टर होते हैं उनको एक्टिव करता है, ओपन कर देता है और ब्लड से ग्लूकोज सेल में आ जाती है। साथ साथ ही क्या करता है इंसुलिन, ये जो अब मानो यहाँ ग्लूकोज आ गई है, अब इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है ग्लाइकोजन में, तो यहाँ चाहिएगा ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजन सिंथेज यहाँ चाहिएगा हमें। लेकिन जो जीएसके है, जीएसके थर्ड, ये जो अभी हम पढ़ के आए हैं, दिस वन, ये क्या करता है, इस ग्लाइकोजन सिंथेज, मानो ये ग्लाइकोजन सिंथेज है, इसके ऊपर ऐसे फॉस्फेट ऐड कर देता है। तो ये फिलहाल इनएक्टिव है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर उस पर फॉस्फेट लगा है तो वो इनएक्टिव हो जाता है, यानी कि ये इसकी बी फॉर्म है। तो इंसुलिन आकर के जीएसके को भी रोक देता है, ये जीएसके को रोक देता है ताकि ये ग्लाइकोजन सिंथेज पर फॉस्फेट ना ऐड करे। और जो पहले से फॉस्फेट ऐड है उसका क्या होगा, फिर यहाँ एक और एंजाइम आता है प्रोटीन फॉस्फेटेज 1, PP1। ये PP1 आकर के इस फॉस्फेट को हटा देता है। जैसे फॉस्फेट हटता है ग्लाइकोजन सिंथेज हो गया है एक्टिव होकर के फिर ये इन ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। ठीक है, सो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस जो है वो डिपेंड करती है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कैसा है। ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल, एक मिनट रुकिएगा, अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो इंसुलिन बनता है, इंसुलिन आकर के जीएसके को रोकता है और PP1 आकर के फॉस्फेट को हटा करके ग्लाइकोजन सिंथेज को एक्टिव कर देता है, जिससे फिर वहाँ ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब ये जो ग्लूकागन है, एपिनेफ्रिन है, ये क्या करते हैं, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, तो अब बारी है कि ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन किया जाए
वहाँ से ग्लूकोज बने और उस ग्लूकोज को ब्लड में पोर किया जाए, तो फिर यहाँ रिलीज होता है ग्लूकागन। अगेन ये भी पैनक्रियाज रिलीज करती है और ग्लूकागन आकर के GSK को एक्टिव कर देता है, GSK3 को ये एक्टिव कर देता है। GSK3 जैसे ही एक्टिव होता है तो ये ग्लाइकोजन सिंथेज पर फॉस्फेट ऐड कर देता है, जिससे ये हो जाता है बी फॉर्म, ये बी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वहाँ फर्दर ग्लाइकोजन नहीं बनता है। ऑफ कोर्स ग्लाइकोजन कैसे बनेगा जब वहाँ ग्लूकोज है ही नहीं, और जो बाकी पहले से ग्लाइकोजन प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करने वाले जो एंजाइम है उनको एक्टिव करके ग्लूकोज बनाई जाती है और फिर ग्लूकोज से वो ब्लड में आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी इनका लेवल डिपेंड होता है। ग्लाइकोजन सिंथेज की जो एक्टिवेशन है, डीएक्टिवेशन है, वो डिपेंड करता है कि सेल में जो सिग्नल है वो कैसे चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक फाइनल देखें तो ग्लाइकोजन सिंथेज का सेरीन रेजिड्यू है और यहाँ अगर फॉस्फेट लगी हुई है तो इसको हम बोलेंगे बी फॉर्म या फिर इनएक्टिव फॉर्म, और अगर यहाँ सेरीन पर फॉस्फेट नहीं लगा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे एक्टिव फॉर्म। ये एक्टिव फॉर्म है और एक्टिव फॉर्म को ही हम ए फॉर्म भी कहते हैं। सो अगर मुझे इनएक्टिव से एक्टिव करना है तो कौन चाहिएगा? इनएक्टिव से अगर एक्टिव करना है तो इंसुलिन चाहिएगा और PP1 चाहिएगा। साथ में एक बात और याद रखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी ये काम करवाता है। अगर सेल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ज़्यादा हो गया है तो भी ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिव हो जाता है, क्योंकि ऐसा चीज़ इसका सबस्ट्रेट की तरह इसको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोजन सिंथेज को एलोस्टेरिकली एक्टिव करता है, यानी इसकी जो एलोस्टेरिक साइट है उस पर आकर के बाइंड करके उसको एक्टिव कर देता है। अगर एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव करना है तो कौन कौन आएगा? यहाँ GSK3 आएगा, ग्लूकागन आएगा, और जो कैसीन काइनेज हमने पढ़ा था, कैसीन काइनेज सेकेंड भी आकर के इसको इनएक्टिव करवाता है। यानी अगर एक्टिव करवाना है तो इंसुलिन, प्रोटीन फॉस्फेटेज 1, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आके इसको एक्टिव कर देंगे। अगर इनएक्टिव करवाना है तो GSK3, ग्लूकागन एंड कैसीन काइनेज सेकेंड इसको इनएक्टिव करवाने का काम करते हैं। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं। हमने पढ़ लिया है कंप्लीट ग्लाइकोजन का सिंथेसिस। ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हमने पढ़ लिया है। जितना मुझे याद है क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, ये जो पार्ट अभी हमने पढ़ा है, ये जो पार्ट हमने पढ़ा है कि कौन कौन आकर के ग्लाइकोजन सिंथेज को एक्टिव करता है, इनएक्टिव करता है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है नेट के अंदर। ठीक है, तो जब ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हो जाएगा तो मैं वो क्वेश्चन तुम्हें दिखा दूंगी और बाकी जो क्वेश्चन यहाँ से आए होंगे वो भी हम कर लेंगे। सो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। हमने ग्लाइकोजन सिंथेसिस पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कंप्लीट कर लेंगे, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। तो जब तक ये वीडियो आएगी तब तक आप इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से, अगर नोट्स बनाना चाहते तो नोट्स बना लेना, अदरवाइज यहीं से भी रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में विद द न्यू टॉपिक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।